देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई कभी अंडरवर्ल्ड के लिए जानी जाती थी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। 70 के दशक में अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला का बोलबाला था, जिनके एक इशारे पर मुंबई कांपने लगती थी। इनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी, पर बावजूद इसके मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया गया। आइए जानते हैं कैसे मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ। देश आजाद होने के बाद 1950 में मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पूरे मुंबई में शराब को भूमिगत तरीके से पहुंचाया जा रहा था। यहीं से अंडरवर्ल्ड की दस्तक शुरू होती है। मुंबई में कई छोटे छोटे शराब माफियाओं ने जगह जगह शराब बेचनी शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध मानी जाती थी, क्योंकि सब ये पुलिस की सहमति के बिना संभव नहीं था। जब धंधे का विस्तार होने लगा तो गैंगबाजी शुरू हो गई। 70 के दशक में तस्करी के अलावा अवैध वसूली और अपहरण भी गैंग्स का नया धंधा बन गया। यहीं से सामने आया हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और यूसुफ पटेल का नाम। इन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड जनक भी कहा जाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मूल रूप से तमिल का रहने वाला था। हाजी की जिंदगी को कई किरदारों ने पर्दे पर उतारा है। वो 1955 में तमिलनाडु से मुंबई आकर रहने लगा था। कई जानकार बताते हैं कि हाजी मस्तान ने पहली सुपारी साल 1969 में 10,000 रुपए पर कभी अपने साथ काम कर चुके यूसुफ पटेल के लिए दी थी। ये काम करीम लाला के पश्तून मूल के 2 गुर्गों को सौंपा गया था। उन्होंने पटेल पर हमला करने के लिए मीनारा मस्जिद के पास की जगह को चुना। कुछ दिनों बाद तस्करी के एक मामले में हाजी को भी जेल जाना पड़ा। 1994 में दिल के दौरे की वजह से मुंबई में उसकी मौत हो गई। 1970 के दशक तक मस्तान मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। 10 साल के अंदर उसने मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वो उससे भी कहीं ज्यादा बन चुका था, और अब वो अमीर भी था और ताकतवर भी। मस्तान को सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। ऐशो आराम उसकी जिंदगी का इकलौता शगल बन गया था। कहा जाता है अजय देवगन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म हाजी मस्तान की जिंदगी पर आधारित थी। 90 के दशक के मध्य में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड हावी था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नाइक के गिरोह शहर में आए दिन शूटआउट्स को अंजाम दे रहे थे। आए दिन किसी की भी हत्या हो जाती थी। शहर में गैंगवॉर भी चल रहा था, जिसमें गैंगस्टर एक दूसरे को मार रहे थे। इस गैंगवार का धार्मिक पहलू भी था। मुंबई में नए नए अंडरवर्ल्ड जन्म लेते गए, जिनमें राजन नायर उर्फ बड़ा राजन आया, और छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। दाऊद के इस धंधे में आने के चलते करीम लाला के काम में दखल पड़ने लगा। करीम लाला ने 1981 में इसी झगड़े में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। इसके बाद दाऊद के गैंग और करीम लाला के पठानी गैंग के बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गया। भारत के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में दाऊद का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। दाऊद ने डी कंपनी की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि दाऊद कई आतंकी संगठनों का भी करीबी है। कहा जाता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का उसे संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। इस शादी में कई ISI के ऑफिसर भी शामिल हुए थे। दाऊद 1993 में मुंबई अटैक का मुख्य मास्टरमाइंड भी था। कुछ दिनों पहले दिलीप वेंगसरकर ने खुलासा किया कि दाऊद एक बार उन्हें ड्रेसिंग रूम में मिलने आए और बोला कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हराना, फिर मैं भारतीय टीम के सारे ही खिलाड़ियों को एक कीमती कार खरीद कर दूंगा। 1986 में दाऊद के साथियों ने करीम लाला के भाई रहीम खान का कत्ल कर दिया, जिसने कभी अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला करीम लाला का दिल तोड़कर रख दिया। इसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और अपराध की दुनिया को अलविदा कर दिया। अब चूंकि वरदराजन मणिस्वामी मुदलियार 1980 में वरदराजन के जुर्म की दुनिया को अलविदा कह चुका था, इससे पहले 1977 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर हाजी मस्तान ने भी अपराध की दुनिया को छोड़कर सियासी दुनिया में कदम रख लिया। निश्चित ही तौर पर दाऊद सारी मुंबई में अकेला बड़ा गैंगस्टर बचा हुआ था। इनके जाने का उसे बहुत फायदा मिला। 1993 के धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से चला गया। धमाकों की वजह से ही दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। छोटा राजन भी मुंबई से मलेशिया चला गया और वहां उसने अपना करियर शुरू कर दिया। ऐसे में अभी तक अपेक्षाकृत उतने ये प्रभावी नहीं रहे। अरुण गवली को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया। 1993 के मुंबई बमकांड के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होकर अपना अलग गिरोह चलाने लगा। खुद को हिंदू डॉन साबित करने के लिए उसने बमकांड के उन आरोपियों की हत्या करवानी शुरू कर दी जो कि जमानत पर बाहर थे। छोटा शकील ने पलटवार करते हुए दंगों के आरोपी शिव सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। आए दिन शहर की सड़कों पर खून की होली खेली जा रही थी। गैंगस्टर, बिल्डर्स, कारोबारियों और फिल्मकारों की हत्याएं कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से महज 100 मीटर के फासले पर एक कपड़ा कारोबारी की छोटा शकील गैंग ने हत्या कर दी।
पुलिस ने इसके बाद गैंगस्टर्स के एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। 90 के दशक में इन गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए खुली छूट मिल गई तो प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालकर, सचिन वझे, रविंद्र आंग्रे जैसे पुलिस वालों ने एक के बाद एक कई अपराधियों का एनकाउंटर शुरू कर दिया। 300 से ज्यादा अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ज्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी होती है। रात में खुद को घिरा देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग करते और कई जवाबी कार्रवाई में भी मारे जाते। पुलिस वालों की फर्जी एनकाउंटर की खबरें भी खूब आईं और साथ ही साथ उनके जेल जाने के बाद भी महानगर में एनकाउंटर का सिलसिला थमा नहीं। हर एनकाउंटर में एक ही कहानी होती थी। खबरी से सूचना मिलने पर पुलिस बताए गए ठिकाने पर आरोपी को पकड़ने से पहले पहुंच जाती। आरोपी के आने पर उसे सरेंडर करने को कहा जाता, लेकिन आरोपी उल्टा पुलिस पर फायरिंग कर देता और पुलिस की जवाई कार्रवाई में वो मारा जाता। हर बार पुलिस का यही कहना होता था कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। दरअसल पुलिस ने ये अघोषित रणनीति इसलिए अपनाई क्योंकि अपराधी न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। केस के सालों साल चलने की वजह से गवाहों को पेश करने में दिक्कत आती। कई गवाह गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने से मुकर जाते। एनकाउंटर की रणनीति काफी विवादित भी हुई। इस नीति को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दिया गया। आरोप लगाया गया कि कई बार बेगुनाहों को भी मारा गया। कई पुलिस कर्मियों की फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ मुकदमे चले। 1998 में फर्जी एनकाउंटर की जांच करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने कोर्ट को 223 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें दिशा निर्देश दिए कि एनकाउंटर की स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए। बहरहाल विवादित होने के बावजूद इस एनकाउंटर की रणनीति के सकारात्मक परिणाम भी मुंबई में नजर आए। मुंबई में शूटआउट्स लगभग खत्म हो गए। शहर में आखिरी बड़ा शूटआउट जून 2011 में हुआ, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जेडी की छोटा राजन गिरोह ने हत्या करवा दी। अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने भी बंद हो गए। तमाम बड़े गिरोह निष्क्रिय हो चुके हैं और कहा जाने लगा कि एनकाउंटर की वजह से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का बोलबाला भी कम हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद को सरेंडर कर दिया। वहीं जिन्होंने खुद को सरेंडर नहीं किया उनका एनकाउंटर कर दिया गया और कुछ लोग मुंबई की गलियों को छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड मुंबई से कम होता गया और जहां एक तरफ 1993 में 12 धमाकों के बाद मुंबई से ये सब कुछ थम सा गया, आज वही मुंबई धीरे धीरे विकास कर रही है और देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई एनकाउंटर की वजह से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ? इसके पीछे ही कोई और भी वजह है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी